ओके, सो हमारी बुक की पहली इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेन इज़ एन इनएक्सट्रिकेबल थ्रेड इन द फैब्रिक ऑफ लाइफ एंड सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम इज़ मेयरली द क्रिएशन ऑफ नेक्स्ट वन। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए, जब हम 10th क्लास में होते हैं ना, तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम 10th क्लास का रिज़ल्ट होता है। जब हम 12th क्लास में आते हैं तो कॉलेज की टेंशन होती है, हमारा सब्जेक्ट मेन होता है, 12th बोर्ड होती है, तो उस समय भी हम टेंशन में रहते हैं। फिर जब हम कॉलेज में आते हैं, जनरली लोगों को प्यार हो जाता है, कॉलेज में रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं वो, फिर वो उसकी टेंशन में रहते हैं। जब तक उन्हें रियलाइज़ होता है कि रिलेशन में कुछ नहीं रखा है, ये सब धोखा है, प्यार मोहब्बत धोखा है, तो जॉब की चिंता आ जाती है। और जॉब में क्या होता है कि लोगों को पैसा मिलता है ना, लेकिन शांति नहीं मिलती, तो उन्हें लगता है कि क्या करें, तो कोई उनसे बोलता है कि भाई तू शादी कर ले, तो इंसान शादी कर लेता है। फिर शादी करनी चाहिए थी या ये नहीं करनी चाहिए थी, ये सोचते सोचते ना उसके बच्चे हो जाते हैं। फिर बच्चे जब तक बड़े होते हैं तब तक हम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम बुढ़े हो जाते हैं। जब हम बुढ़े हो जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में हमें कोई किक नहीं मिलती है, तो फिर हम ना बच्चों का फ्यूचर ख़राब करते हैं कि तू शादी कर, तू ये सब्जेक्ट ले, तू ये कर, राइट। और फिर बस वही बीपी शुगर और मौत का इंतज़ार। ये होती है एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल लाइफ, ठीक है। हर इंसान बचपन से लेके बुढ़े होने तक यही सोचता है कि एक समय ऐसा आएगा ना जब मैं सब कुछ सही कर लूँगा, सब कुछ सॉल्व कर लूँगा। एक टाइम आएगा जब मैं ऐसे अय्याशी से पड़ा रहूँगा, कोई ज़िंदगी में दर्द नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, मस्त में जीऊँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। वो बुढ़ा हो के मर जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। और बुक ऐसा कहती है कि यार ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये लाइफ के आपके वो पार्ट हैं जो आपसे कभी अलग होने वाले हैं नहीं। आप कुछ भी कर लो, ये अलग नहीं होंगे। और अगर आप थोड़े बहुत सॉल्यूशन कर भी लोगे ना, तो उसकी वजह से कोई दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये चुनते हैं कि मुझे हेल्थ पे ध्यान नहीं देना है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाएगी, आपसे काम नहीं होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा और आपको बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी। और मान लो अगर आप ये चुनते हो कि मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, फिर जिम से आके आपको नहाना पड़ेगा, फिर आपको अच्छा अच्छा खाना पड़ेगा, डाइट करनी पड़ेगी, सैलेड वैलेड जो भी है उबला खाना है, ठीक है। उसके बाद आपको हो सकता है आपको 3-4 महीने तक जिम में बहुत दर्द हो, आपको लगे कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मुझे पड़े पड़े दर्द नहीं होता था, बीमारी में दर्द नहीं होता था, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल आप लो कि मान लो आपने शादी नहीं की, तो हो सकता है कि लाइफ भर आपको लगेगा यार मैं अकेला रह गया, अकेलापन, प्यार नहीं ले पाया मैं लाइफ में। या फिर कोई आपसे कहेगा कि अरे तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, आपकी जनरेशन्स आगे कैसे बढ़ेंगी। और मान लो आप शादी कर लेते हो, तो आपको आपके सपने, आपको आपकी फ्रीडम को, आज़ादी को, आपको अपनी बहुत सारी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर के लिए। बहुत सारी आदतों को छोड़ना पड़ेगा जो हो सकता है उतनी बुरी भी नहीं थी। एंड इन दोनों एग्जांपल में आप कुछ भी कर लें, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एंड बुक यही आपसे कहती है कि पेन इज़ एन इनएक्सट्रिकेबल थ्रेड इन द फैब्रिक ऑफ लाइफ। यानी कि लाइफ के कपड़े में पेन ना ऐसा धागा है जो साला अलग ही नहीं होगा। एंड सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम इज़ मेयरली द क्रिएशन ऑफ नेक्स्ट वन। और अगर आप सॉल्यूशन आपने एक आध समस्या का कर भी लिया है ना, तो उस बस वो दूसरी समस्या आपको इंतज़ार कर रही है। तो ये सच आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई आपकी ज़िंदगी से दुख नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो फिर समाधान क्या है इस जीवन में? क्या हमें सुख कभी प्राप्त नहीं होगा? तो बुक कहती कि नहीं भाई, होगा होगा, आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए वो आपसे एक सवाल पूछती है, ठीक है। तो एक सवाल तो पहले वो ये पूछती है जो फुद्दू सवाल है, जिसका कोई मतलब नहीं। वो ये है कि आप क्या चाहते हो? तो बुक कहती है यार ये सवाल का जवाब सबका कॉमन होता है कि हाँ अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो, अच्छा घर हो, मैं फेमस हो जाऊँ, बहुत सारा पैसा हो, मज़े करूँ, यहाँ घूमने चला जाऊँ, ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ। ये सबके कॉमन आंसर्स हैं, ये सब यही आंसर्स देते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल ये है कि आप कौन सा दर्द चुनना चाहते हो, आप कौन सा पेन चुनना चाहते हो, आप कौन सा डिप्रेशन खुद चुनना चाहते हो। देखिए, जब हम छोटे होते हैं ना, हम सबके ना कुछ सपने होते हैं, कुछ ना कुछ रास्ते होते हैं जिन पे हम चलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ काम होते हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पैशन होता है जिसे हम फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन ना हम एक अलग रास्ता चुनते हैं। हम रास्ता चुनते हैं बहाने बनाने वाला, ठीक, कि मेरे पापा ने ना मुझे अलाउ नहीं किया, नहीं तो मैं कर लेता, या मेरी मम्मी तो मुझे समझती ही नहीं है, या फिर मेरी फैमिली में ये सब नहीं चलता, सोसाइटी में ये सब नहीं चलता, सब लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। इस तरीके से हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शायद हमें लेनी चाहिए थी, हम दूसरों पर डाल देते हैं। और कुछ हद तक सही भी होती है कि सोसाइटी का या फैमिली का प्रेशर तो होता ही है, वो तो है। लेकिन ना एक सच और होता है जो शायद हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं। सच ये होता है कि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं मुझे आईआईटी नहीं करनी है, या मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी है, या मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तो भाई क्या करना है आपको?
इसका आंसर हमारे पास नहीं होता है। अच्छा, किसी किसी के पास ना इसका आंसर होता है, लेकिन उन्हें फिर ये नहीं पता होता कि मुझे ये तो करना है, लेकिन मुझे कैसे करना है, या फिर मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इस चीज़ का उन्हें डर होता है। और या फिर ये रियलाइजेशन भी ज़रूरी है कि हमने अपने टैलेंट पे उतना काम ही नहीं किया होता है, या हमें उस पर इतना विश्वास ही नहीं होता है कि हम वो रिस्क ले सकें कि हम अपने माँ बाप से या सोसाइटी से फ़ाइट कर सकें कि ये काम मुझे करना है यार, ठीक है। क्योंकि हमें भी पता होता है कि हम में उतनी दम है नहीं, ठीक है, हमारी उतनी औकात है नहीं, तो फिर हम दूसरा रास्ता चुनते हैं कि अरे यार पापा ने आपने मना किया था, नहीं तो मैं तो वो काम करता और उसमें पता नहीं क्या करके दिखाता। और यही कहानी ना हम अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं कि भाई यार वो तो घर वालों ने नहीं करने दिया, नहीं तो मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता था, विराट कोहली तो साथ में खेला है, मेरे दोस्त है भाई का, वो बन गया, मैं नहीं बन पाया, राइट। सो ये हमारे कुछ बहाने होते हैं। लेकिन ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि क्या सच में फैमिली ज़िम्मेदार है आज के ज़माने में, या हम भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जैसे किसी को आईआईटी करनी होती थी या यूपीएससी करनी होती थी, तो उनको ना ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता था, कोटा जाना पड़ता, वो लोग अभी भी जाते हैं, लेकिन उस समय जाना ही पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा है कि यार आपके पास ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपके पास PYQs हैं, आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है, मटेरियल फ्री भी और पैसे में तो है ही है, और आप बाहर भी जा सकते हैं क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है, सेफ्टी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट लॉज हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और जस्ट इन केस पहले का मुझे याद है, जैसे किसी को सिंगिंग का शौक़ होता था या किसी को डांस का शौक़ होता था, और अगर वो कहीं जाना चाहता था ना, तो वो लोग ऐसे सर्च करते कि DID का ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं या डांस इंडियन डांस के ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं, और वो ना एक जैसे कोई चैनल है, उस चैनल के नीचे लिखा आता था कि भुवनेश्वर ऑडिशन। अब एक गांव का बच्चा ये सोचता था कि यार ये साला भुवनेश्वर है कहाँ, फिर वो अपने पापा से पूछता था, पापा को भी नहीं पता होता था, फिर वो गांव का बच्चा यहाँ वहाँ पता करता था भुवनेश्वर क्या है, ये भुवनेश्वर है कहाँ, साला ये तो है पता ही नहीं है। फिर उसको कभी पता चलता था अच्छा भुवनेश्वर उड़ीसा, ओके ठीक है, फिर वहाँ पर जाने नहीं हो पाता था लोगों का, और इस तरीके से टैलेंट सामने नहीं आता। लेकिन अगर आज आपको लगता है कि आप में टैलेंट है, या हमें लगता है कि हम अच्छा डांस करते हैं या वॉटेवर हम अच्छा करते हैं, वो सारी चीज़ हम ऑनलाइन शो कर सकते हैं अपना वर्क, लेकिन हम वो भी शो नहीं करते हैं क्योंकि शायद हमें पता है कि हम उतना अच्छा नहीं करते हैं, या फिर लोगों से आंखें मिलाने की दम हमें नहीं होती है, कैमरे के सामने हमारी आने की दम नहीं होती है। तो दीज आर सम इश्यूज़ जो शायद हम एड्रेस नहीं करना चाहते, इन चीज़ों पे काम नहीं करना चाहते, और हम क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं। और बुक कहती है कि यही दिक्कत हो जाती है, जब आप हर बार दुनिया के डिसीजंस को चुनते हो, उनके अकॉर्डिंग चुनते हो, वो कंफर्ट जोन चुनते हो और अपने आप को विक्टिम बना लेते हो कि यार ठीक है उनने कहा है तो कर लेते हैं। जब आप ये चुनते हो ना, तो आपको एक गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट में आपको मिलती है उनके दिए हुए काम, उनकी दी हुई प्रॉब्लम्स, उनकी दिए हुए डिप्रेशन, और फिर ये सब प्रॉब्लम, ये सब काम आपको मीनिंगलेस लगता है। आप कहते हो कि यार ये मैथ्स मुझे क्यों करनी पड़ रही है, ये पाई स्क्वायर मेरे कहाँ काम में आएगा, या फिर आप ये कहते हो यार कि ये शादी मैंने क्यों कर ली, ये बच्चे मेरे क्या काम, जो भी इश्यूज़ आएंगे। क्योंकि एक टाइम था जब सोसाइटी आपसे कह रही थी, एक टाइम था जब फैमिली आपसे कह रही थी, आपने अपने स्टैंड नहीं लिया। अब आपकी लाइफ में जो भी दर्द आएंगे, जो कि आने ही हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो किसी दूसरों के दिए हुए रहेंगे। और यहीं पे बुक चाहती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी पावर बढ़ेगी। जब आप अपने दर्द खुद चुनेंगे, अपने एम खुद चुनेंगे, अपने सपने खुद चुनेंगे, तो आपको हर एक स्टेप, हर एक टाइम वो मीनिंगफुल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि इरिटेशन नहीं होगा, लेकिन इरिटेशन भी आपको ठीक लगेगा। आप फिर से उठ के खड़े होंगे और अपने काम के पीछे एटलीस्ट थोड़े इंटरेस्टेड रहेंगे, थोड़ा भागेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे और अपने आप से सच बोल पाएंगे। लाइन नंबर 2 कहती है कि देयर इज़ नो आइडियल वर्ल्ड और परफेक्ट आइडियोलॉजी एंड वी आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, जब मैं छोटा था ना, तो मुझे लगता था कि अंडरटेकर जो है ना वो मर के वापस आया है। ठीक है, मुझे ये भी लगता था कि अगर मैं बहुत ध्यान से मेडिटेशन करूँगा, पूजा करूँगा ना, तो मेरे सातों चक्र ना जागृत हो जाएंगे और मैं ना शक्तिमान बन जाऊँगा। ठीक है, जब 8th क्लास में मुझे पहली बार अट्रैक्शन हुआ था, तो मुझे लगता था कि इसी के साथ शादी होगी मेरी और मैं इसी के साथ पूरी लाइफ मेरा फ्यूचर प्लान करूँगा। उसकी शादी भी हो गई और मैं ये फ्यूचर प्लानिंग वाला प्लान ना 2-3 लोगों के साथ कर चुका हूँ। मुझे ये भी लगता था कि अगर बिल्ली ने रास्ता काटा है और अगर मैं उसे क्रॉस कर लूँगा ना, तो मेरे साथ ना कुछ गलत हो जाएगा। ये सारी बातों में मैं गलत था।
ठीक है। मैं जब भी अपने पुराने वाले आयुष को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कैसा फुद्दू इंसान था वो, ठीक है। और सेम ये मुझे लगता है कि होने वाला है कि ऐसे 10 साल बाद जब मैं इस आयुष को देखूंगा तो मुझे ये बेवकूफ़ लगेगा। और ये सेम आपके साथ भी होगा, अगर आप ध्यान से सोचोगे जो आपका पुराना वाला बंदा है वो कितना ही बेवकूफ़ होगा, अभी अगर आप सोचो तो आप सोच सकते हो, ठीक है। और सेम आप फील करने वाले हो अपने इस वाले इंसान के लिए कि ये कितना कमीना है, ठीक है। लेकिन फिर भी ना हम अपनी बातों पे बहुत श्योर होते हैं, हम बड़े श्योर होते हैं कि अरे तू गलत है, मैं सही हूँ, मुझे पता है कि लाइफ में क्या करना है, मैं बड़ा हूँ तुझसे, मुझे सब पता है, मुझे मत बताया कर। हम ऐसे ना अपनी बातों पे श्योर होते हैं और अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, लोगों से लड़ जाते हैं अपनी बातों के लिए, ठीक है। और लेकिन बुक इसी पॉइंट में ना बुक बोलती है कि देर इज़ नो परफेक्ट वर्ल्ड, देर इज़ नो परफेक्ट आइडियोलॉजी एंड वी आर रॉन्ग अबाउट एवरी थिंग। हम सब चीज़ के बारे में गलत है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सही या गलत नहीं है, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी सच या झूठ नहीं है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पापा मम्मी कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, तो आप में से 90% लोग कहेंगे कि नहीं मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपके रिश्तेदारों से पूछूँ कि आपके मम्मी पापा कैसे हैं, तो आपके रिश्तेदार शायद उनकी बुराई करेंगे, ठीक है, शायद उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि कंजूस हैं, जो भी है, ठीक है। वो भी क्रिटिसाइज़ करेंगे और हम भी उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, और यही लाइफ है। कुछ भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, एक पर्सपेक्टिव से वो अच्छी है, आपके पर्सपेक्टिव से आपके मम्मी पापा अच्छे हैं, किसी और के पर्सपेक्टिव से वो ख़राब है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि द मोर आई लर्न अबाउट द वर्ल्ड द मोर आई रियलाइज दैट हाउ मच आई डोंट नो। मैंने दुनिया के बारे में जितना सीखा ना, जितना ज़्यादा सीखा, उतना मुझे पता चला कि मुझे कुछ नहीं पता है यार। इतना बड़ा इंसान कह रहा है कि उसे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ नहीं पता है। जो इंसान सच में लॉजिकल होता है ना, जो इंसान सच में नॉलेजेबल होता है, वो ना टाइम के साथ ना शांत होते जाता है, वो जजमेंट्स पास नहीं करता, वो लोगों की बुराई नहीं करता। जो इंसान बेवकूफ़ होता है ना, उसके पास एक दो पॉइंट ही होते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो ये वैसा है, ये सरकार ख़राब है, ये रोड ख़राब है, और ये सब ख़राब है, और फिर वैसे गुटखा थूक रहा होता है, ठीक है। एक फुद्दू इंसान के पास कोई पर्सपेक्टिव्स नहीं होते, बस वो बातें पेल रहा होता है बड़ी बड़ी, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पर्सपेक्टिव्स होना कितने ज़रूरी है, आपका सोचना कैसे ज़रूरी है। जैसे कुछ दिन पहले तक ना मुझे एक होटल पसंद है, मेरे घर के पास में एक होटल है, वहाँ का खाना मुझे पसंद है, होटल पसंद नहीं है। तो वहाँ पे मैं रेगुलर जाता हूँ, और इस तरफ मान लीजिए वो होटल है, बीच में एक मेन रोड है, उसे क्रॉस करना पड़ता है, और इस तरफ मार्केट है, एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है। तो उसे उस होटल तक पहुंचने के लिए ना यहाँ पे डिवाइडर नहीं है, गैप नहीं है मेन रोड में, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधे नहीं जा सकते, मुझे ना ऐसे घूम के जाना पड़ता है, ठीक है। और मैं जब भी ये घूम के जाता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि गवर्नमेंट कितनी ख़राब है, इन लोग को रोड बनाना नहीं आता है क्या, क्या 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 ही करेंगे ये लोग लाइफ में, है ना, कितने बेवकूफ़ हैं, मेरा इतना पेट्रोल जल गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतनी धूप लग गई मुझे, मैं ये सब सोचता था। लेकिन एक दिन मैंने ध्यान से देखा कि जब हम क्रॉस करके जाते हैं ना, तो उस जगह पे ना ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक है, उस एरिया में बहुत ट्रैफिक होता है, वो और वो जो रोड है ना वो ऑलरेडी बहुत बिजी रोड है, बहुत मेन रोड है। अब अगर वो डिवाइडर ऑलरेडी आगे है गैप, और अगर वो यहाँ पे भी गैप बना देंगे ना, तो ये लोग जो मॉल से यहाँ वहाँ होते हैं, शॉपिंग से, ये लोग भी यहाँ वहाँ होने लगे, और हो सकता है कि उस जगह पे जाम लग जाएगा, ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे नहीं पता मैं इस सोच में सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने इस तरीके से सोचा ना, तो फिर मेरा दिमाग शांत हो गया कि नहीं यार मैं ही गलत सोच रहा हूँ यार, वो ठीक है अपनी जगह, सब सब लोग ठीक होते हैं। तो बुक ये चाहती है कि ये रियलाइजेशन ज़रूरी है कि हम हर चीज़ में सही नहीं हैं, हम ऑलमोस्ट हर चीज़ में ही गलत हैं। जब आप ये रियलाइज़ करते हो ना, तो आपका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपका ना ईगो कम होता है। वो आपने लोग देखे होंगे ना, वो बोलते हैं कि अरे मुझे तो सब पता है, मुझे मत सिखाया कर। वो जो ईगो है ना कि मुझे तो सब पता है, वो कम होता है। आप एक चीज़ सोचिए, एक जो डॉक्टर होता है ना, वो नीट की प्रिपरेशन करने में 2 से 3 साल लगाता है। जब वो प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम निकालता है, जो भी हर किसी का नहीं निकलता, जब वो एग्ज़ाम निकालता है तो वो 6 साल तक एमबीबीएस करता है, ठीक है। फिर 6 साल तक वो एमबीबीएस करने के बाद आपका कुछ स्पेशलाइजेशन करता है 2-3 साल, मतलब ऑलमोस्ट वो इंसान 10 साल पढ़ाई करता है। और 10 साल पढ़ाई करने के बाद वो इस पूरी दुनिया को छोड़ो, इस बॉडी के में भी जो एक पार्ट है वो लिखता है अपने, मान लो वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो वो लिखेगा कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब समझ रहे हो, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी बॉडी में से भी एक पार्ट उसका स्पेशलिस्ट है वो इंसान ने 10 साल पढ़ाई करी है, फिर भी वो इंसान ये कह रहा है कि भाई दिल की समस्या है तो मेरे पास आओ, बाकी कुछ और ब्रेन तो तुम कहीं और जाओ। तुम समझ रहे हो, एक इंसान 10 साल पढ़ाई करने के बाद भी ये बोल रहा है, और एक पान थूकने वाला आदमी बोलता है मुझे बस सिखा। तुम समझ रहे हो, ये जो ईगो है ना, ये कम होता है। जब आपका ईगो कम होता है ना, तो आप दूसरों की बातों को सुन पाते हो, उनकी रिस्पेक्ट कर पाते हो,
उनसे अच्छे रिलेशंस बना पाते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप कुछ नया सीख पाते हो, क्योंकि आपका पुराना कचरा ना भरा नहीं होता है दिमाग में, तो हम कुछ नया सीख पाते हैं। और यही बुक रियलाइज़ कराना चाहती है कि भाई हम लोग गलत हैं, और जब भी हम कुछ नया सीखेंगे हम कभी भी गलत से सही नहीं होंगे, ठीक है। हम गलत से थोड़े कम गलत होंगे, ठीक है। हमेशा इम्प्रूवमेंट का चांस रहेगा, हमेशा नया सीखने का चांस रहेगा, और पूरी लाइफ एक लर्निंग है, पूरी लाइफ हम एक स्टूडेंट रहने वाले हैं। और ये रियलाइजेशन आपको सॉफ्ट, आपको रिस्पॉन्सिबल और आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। लाइन नंबर 3 कहती है कि बीइंग एवरेज हैज़ बिकम द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ फेलियर। हम सारे के सारे लोग ना बड़े एवरेज से लोग हैं, या हम लोग ना किसी एक चीज़ में स्पेशल होते हैं, या थोड़ा बहुत 2 चीज़ों में स्पेशल होते हैं। क्योंकि ना देखो, किसी भी चीज़ में स्पेशल होने के लिए ना बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी एनर्जी लगती है, और हमारे पास टाइम भी कम है और एनर्जी भी कम है। इसलिए कोई भी इंसान ना हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी एक या 2 चीज़ में ही अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी सोशल मीडिया, जिसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, उसका एक नुकसान ये हो रहा है कि हमारे पास ना दिन भर में हज़ारों वीडियोस हर फील्ड से आ रहे हैं। हर तरफ से ऐसे बेस्ट वीडियोस आ रहे हैं जिनको बनाने में बहुत पैसा लगा है, बहुत सारा टाइम लगा है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लगा है, और वो दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं, ऐसी कंट्रीज से भी आ रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है। और वो वीडियो जब हम देखते हैं कि यार ये इंसान डांस कर रहा है, ये गाना गा रहा है, ये इतना इन्वेंशन कर रहा है, इसने रोबोट बना दिया, तो हमें एक फीलिंग क्रिएट होती है कि यार हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हमसे कुछ नहीं हो रहा है क्या यार। तो ये जो एक लैक की फीलिंग क्रिएट हो रही है या की जा रही है, इसी के लिए बुक बोलती है कि बीइंग एवरेज हैज़ बिकम द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ फेलियर। अगर कोई इंसान है ना, तो उसको ना, अगर वो एक एवरेज सा नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है, तो उसको इतना नीचे गिरा दिया जाता है ना उसको, कि भाई तेरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर तुझे सक्सेसफुल होना है ना, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे यूएफसी फाइटर की जैसे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर तू ना बड़ी स्टाइल से कोई अपनी बहुत महान कार में या हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए ऑफिस जाएगा, फिर तू कोई ऐसा काम करेगा जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा, फिर तू ऐसे आ रहा होगा, तेरे पीछे ऐसे लड़कियां भाग रही होंगी, रॉकी भाई कर रही होंगी, फिर तू ऐसे अपने 6 पैक निकालेगा, फिर तू पूल में कूद जाएगा। लाइक आप समझ रहे हो, ऐसी हाइप क्रिएट की जाती है कि ऐसा कुछ आप नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, राइट। अब क्या है कि अब सबके दिमाग में है कि मुझे स्पेशल बनना है ना, क्योंकि आप ये चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। ऑलरेडी पीपल देख रहे हैं कि यार ये चीज़ अच्छी है, कोई अच्छा पढ़ा रहा है वो सोच रहा है यार हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई किसी की अच्छी हेल्थ है वो सोच रहा है अच्छा मैं इंटेलिजेंट बातें नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मतलब आप समझ रहे हो, एक लैक क्रिएट हो रहा है। अब स्पेशल तो सबको बनना है, स्टाइलिश सबको बनना है, तो अब ना 3 तरीके के लोग सामने आ रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, ये 3 तरीके के लोग आप इमेजिन भी कर पाओगे अगर आप सोचोगे तो। एक वो लोग हैं जो ना लाइफ में उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब स्पेशल तो उन्हें भी बनना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो खुद में ना अपना एक इमेज बना लेते हैं अपने, और दूसरे लोगों से अलग कर लेते हैं कि देखो मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरे अपने पैरामीटर्स हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं ऐसे रहता हूँ, मैं वैसे रहता हूँ, एंड दे बिहेव लाइक स्टार। और उनने ऐसा लाइफ में कुछ नहीं किया होता, तो पहले वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि मैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हूँ, ठीक है। और फिर वो दूसरे लोगों की बेइज्जती करते हैं, है ना, कि जैसे कोई बहुत अच्छा डांसर है तो बोल देंगे अरे ये कैसे बंदरों की तरह उछल रहा है, कोई बहुत अच्छा दिख रहा है तो बोल देंगे अरे इसने देखो कितना मेकअप लगाया हुआ है, राइट। तो ये लोग ना खुद को पता नहीं ऐसा कुछ मानते हैं और दूसरों को नीचे गिराते हैं। या मान लीजिए कोई टॉपर है तो बोल देंगे कि हाँ टॉपर ही है ना, और तो थोड़ी उसने लाइफ में कुछ उखाड़ा है। वो बात अलग है, आपने कुछ उखाड़ा भी नहीं हो और आप टॉपर भी नहीं हो, ठीक है। तो एक ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होती है कि वो अपने आप को ऊपर नहीं मानते, वो अपने आप को भयंकर नीचे मानते हैं, और फिर वो स्पेशल बनते हैं कि देखो मेरा इतना दुख है ना कि तुमने या पूरी दुनिया ने इतना दुख ना मिला के भी नहीं देखा होगा। मेरी लाइफ में बहुत दुख है, और इस लाइफ इतनी दुख की वजह से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। बाकी मैं बहुत स्टार आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन दुख इतना है ना कि कुछ हो नहीं पा रहा है, राइट। तो आपने कुछ वो आंटीज़ देखी होंगी, वो लोग क्या रहती हैं कि जैसे एक आंटी अपना दुख सुनाती है कि भाई मेरी हेल्थ इतनी है, ऐसी वैसी, फिर दूसरी आंटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे उसका दुख सुनना चाहिए और सॉल्यूशन देना चाहिए, लेकिन वो बीच में से काट के ना वो अपना दुख सुनाती है कि तू छोड़, तू मेरा सुन कि मेरा दुख कितना बड़ा है। और लोग दुख से स्पेशल बनना चाहते हैं, समझ रहे हो, स्पेशल सबको बनना है। तो ये 2 कैटेगरी, एक वो अपने आप को होशियार समझने वाले और एक अपने आप को फुद्दू समझने वाले, ये कैटेगरी तो बहुत खराब, इसको तो बहुत काम करना पड़ेगा, इसे हटाओ। अब एक बीच में ना एक नॉर्मल सी कैटेगरी है जो अच्छी है। और इन लोग का प्रॉब्लम का इशू है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो जिस फैमिली से वो आते थे, जिस एरिया से वो आते थे, वो अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और
ऑब्वियसली बात है, हर कोई अपना बेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जीन्स होते हैं, उसकी हेल्थ कितनी अलाउ कर रही है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसके पास पैसे कितने हैं, वो कहाँ से आता है, सब नहीं हो पाता है बेस्ट। वो अपनी बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, एक डिसेंट सैलरी अर्न कर रहे हैं और एक ठीक ठाक लाइफ जी रहे हैं, राइट। और वो अपनी लाइफ के हीरो हैं, राइट। एक कोई सिंपल सा आप केस लो कि कोई एक बच्चा है, उसने आईआईटी को क्रैक किया, राइट, मेहनत करके, और फिर वो अच्छे कॉलेज में गया, फिर उसने वहाँ पे पढ़ाई करी और फिर उसने एक अच्छी जॉब ली, फिर वो अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहा है और घर लेने की प्लानिंग कर रहा है, कोई अच्छी कोडिंग का उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई नया ऐप बना रहा है, राइट। वो अपना बेसिक ट्राई कर रहा है, राइट। लेकिन फिर कोई एक ऐसी लड़की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, 1 मिलियन फॉलोअर जो भी, और वो 1 मिलियन फॉलोअर भी वो ठरकी लड़कों के हैं जो जिन्होंने उसे फॉलो कर लिया उसकी बॉडी देख के, बाकी वो कुछ टैलेंट नहीं है। तो ये लड़की को हक है कि वो बोल सकती है आज रील्स पे कि नहीं, इंजीनियर्स तो बोरिंग होते हैं, डॉक्टर्स तो टकले होते हैं, मुझे तो बहुत स्टाइलिश कोई चाहिए, राइट। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब वो इंजीनियर बुरा फील कर रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं मैं ऋतिक रोशन की तरह नहीं दिख रहा हूँ, या मैं बहुत अच्छा डांस नहीं कर पा रहा हूँ, या जो भी वो सोच रहा है, राइट। जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बड़े एग्ज़ाम को उसने क्रैक किया हुआ है और ऑलरेडी वो बहुत ऊपर है उस बीएससी फेल लड़की से, राइट। लेकिन अब वो लैक फील कर रहा है, और इन्हीं केसेस को लेके बुक कहती है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ सिंपल होने वाली है, वही सिंपल सी जॉब, हमारे सिंपल से सपने, हमारी सिंपल सी फैमिली और हमारे सिंपल से दोस्त जिनके साथ पूरी ज़िंदगी हमने बिताई है, और इसी के अराउंड हमारी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ रहती है। वो जो हाइप हैं, वो जो हाइज़ हैं, वो कुछ टाइम के लिए हैं और अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग टाइम के लिए होते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया क्रिएट कर रहा है कि लोग पूरे टाइम खुश हैं, पूरे टाइम अच्छे हैं, पूरे टाइम हैप्पी हैं, मैं ही फुद्दू हूँ, ये बुरा है एंड ये नेगेटिव है। और जो इम्पोर्टेंस हम अपनी सिंपल लाइफ को लेके खो रहे हैं, जो स्वीट मोमेंट्स हम खो रहे हैं, जो अच्छे पल जो अपने फैमिली के साथ बिताते हैं, हमारे दोस्तों के साथ बिताते हैं, ऐसे ही हम पड़े रहते हैं, घूम रहे होते हैं या अपना काम कर रहे होते हैं सिंपल सा, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसी को लेके बुक एक मैसेज देती है, द सिंपलेस्ट थिंग्स आर ऑफन द ट्रूएस्ट एंड दे आर वॉट एक्चुअली मैटर्स। ठीक है, जो सिंपल थिंग है वही इम्पॉर्टेंट है। आप ऑलरेडी अगर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी अपनी कहानी की हीरो हैं। कोई भी इंसान का हक नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म का हक नहीं है कि वो आपको वीक फील कराए कि आपके बाल अच्छे नहीं हैं, आपका चेहरा अच्छा नहीं है, या आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। ये सब मैटर नहीं करता है। यू आर अ हीरो इफ़ यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। और इसी के साथ ये थी मेरी बेस्ट 3 लाइन्स हमारी बुक से, सटल आर्ट वाली बुक से। और मैं कहूँगा कि ये मेरी बेस्ट 3 लाइन्स भी नहीं थी, मैंने बस ऐसे ही बोल दी जो मुझे अच्छी लगी। इसमें बहुत सारा कुछ है, एक बुक लिखने में बहुत मेहनत लगती है और ये तो बेस्ट बुक में से एक है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये 3 बातों को तो याद रखिएगा, ठीक है। और इसी क्षण में हम आपसे विदा लेते हैं। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर।